नमस्कार एंड वेलकम टू माय शो लाइफ आजकल। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं फिर से जुड़ गया हूँ आपके साथ एक नए एपिसोड में, एक नई पर्सनालिटी के साथ, जिनसे हम आज चर्चा करने वाले हैं सेहत के ऊपर। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर सारिका शर्मा। वो एक डाइटिशियन है, क्लिनिकल डाइटिशियन है। हेल्थ इज़ वेल्थ नाम का एक क्लिनिक चलाते हैं चंडीगढ़ में। अगर उनके परिचय की बात करूँ तो उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से की है। वहाँ पे कुछ दिनों तक उन्होंने एक हॉस्पिटल में जॉब भी किया है और इस वक्त वो डीएनए के कंपोनेंट पर रिसर्च कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि एजिंग को अरेस्ट कैसे किया जा सके। ये होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा उनसे समझेंगे और भी हम बात करेंगे सेहत से रिलेटेड। किसी एक खास विषय या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैं उनसे बात नहीं करने वाला हूँ। कोशिश करूँगा जितनी भी जानकारी उनसे ले सकूँ, डाइट्स के बारे में, खाने के बारे में, खाने के तौर तरीक़ों के बारे में, तो ये हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं सारिका जी के साथ। वेलकम टू माय शो सारिका जी। थैंक यू तो सा अपना परिचय दीजिए, बताइए मेरे दर्शकों को कि हु यू आर। ओके, तो इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, तो बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा एक इंक्विजिटिव थी अपने सराउंडिंग्स को लेके। ओके। और मुझे एक चीज़ बहुत इंट्रीग करती थी कि हम सब लोग अलग कैसे दिखते हैं। क्यों ऐसा है कि कईयों की स्किन बहुत अच्छी है, क्यों ऐसा है कि उसके बाल बहुत अच्छे हैं, इसके इतने खास नहीं, और क्यों ऐसा है कि कोई स्पेक्स पहन रहा है कोई नहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही इंट्रीग करती थी। ओके। तो मैं शुरू से ही इंटरेस्टेड थी हर चीज़ में। जैसे अगर मैं अपने आसपास की चीज़ों को देखती थी, जैसे एक एप्पल है, तो उस एप्पल के बारे में मुझे जब तक सब कुछ पता नहीं चल जाता था, मैं चैन से नहीं बैठती थी। अच्छा। तो मुझे बस जानना होता था कि कैसे ह्यूमन बॉडी काम करती है और ये एप्पल ह्यूमन बॉडी में जाके क्या करेगा, कैसे चेंज करेगा उसे। तो ये शुरू से मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है। अच्छा जी, एज अ चाइल्ड, बचपन से। जी। ओके। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई और तब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मुझे क्या फील्ड चूज़ करना चाहिए। ओके। मतलब हमारे मतलब पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। जी। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, तो मैंने एमबीए भी कर लिया। ओह यस। ओके। आफ्टर दैट मैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर तो शुरू से बचपन से ही पढ़ रही थी, लेकिन फिर मैंने बहुत डिटेल में उस स्टडी को करना शुरू किया। और उसके बाद मैंने लंदन से जाकर इस चीज़ के बारे में पढ़ाई की। मैंने अपना ग्रेजुएशन, मैंने मास्टर्स अपना लंदन से ही इस न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में कंप्लीट किया। डॉक्टरेट कहते हैं जिसको आप, ये आपने इंग्लैंड से किया? जी, लंदन। मुझे मोर देन अ डेकेड हो गया है इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए। उसके बाद एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि फिर मेरा बहुत इंटरेस्ट था इस चीज़ में कि इंसान जो है वो, चलो बूढ़ा होना तो इनएविटेबल है, एजिंग तो होगी ही, लेकिन हम उसको एक हेल्दी एजिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 40 के होते हैं, 25 के दिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ लोग बहुत एजेड, इवन मैं 15 इयर्स बच्चों को देखती हूँ कि वो कितने, उनका बायोलॉजिकल एज बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो क्यों है, कैसे है, तो वो चीज़ हमने बहुत पढ़ना शुरू किया। फिर डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर हैं, वो एजिंग के साइंटिस्ट हैं। इनको मैंने बहुत गहराई से पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद मेरा डीएनए का एक कंपोनेंट होता है टेलोमियर्स करके। ओके। टेलोमियर्स जो होता है वो मतलब एक ऐसा चीज़ होता है जो जैसे जैसे हमारा सेल जो है वो रेप्लिकेट करता है, डाई करता है, तो उसकी लेंथ जो होती है ना वो शॉर्ट होती जाती है। अच्छा। तो अगर वो लेंथ लॉन्ग हम करने में कामयाब होते हैं, तो दैट मीन्स वी कैन प्रिवेंट अवर पेस ऑफ एजिंग। वो चीज़ फिर मैंने बहुत डिटेल में इसे पढ़ना शुरू किया। तो इस चीज़ में भी अभी मेरी रिसर्च चल रही है। वाह। जी। उसके बाद मैंने ये देखा अपनी प्रैक्टिस में कि काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद मैंने एनएचएस में काम किया लंदन में। ओके। और बहुत सारे पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के इंसुलिन पे थे, मेटफॉर्मिन पे थे, धीरे धीरे उनकी ड्रग और इंसुलिन की डोजेज कम होती गई विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल जो मैं प्रिस्क्राइब करती थी। ओके। तब मुझे और ज़्यादा पावर लगी इस न्यूट्रिशन की। और मुझे लगा कि विद न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल चेंज एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो व्हाई नॉट ट्राई इट। फिर मैंने खुद पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि
प्रेगनेंसी के दौरान इस हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार बनते हैं और उसके बाद उनकी ये गोली छूटती ही नहीं है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स में क्या होता है, एंटीबॉडीज जो टीपीओ एंटीबॉडीज होती है ना, वो आ जाती हैं बॉडी में। दैट मीन्स हाशिमोटो, दैट इज ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें आपका खुद का बॉडी इम्यून सिस्टम आपके थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है। और ये चीज़ फिर लाइफ लॉन्ग समझ में नहीं आती है। और बहुत मैं देखती थी कि पेशेंट्स जब हमारे पास थायराइड की प्रॉब्लम के साथ आते थे तो वो T3, T4, TSH ले आते थे, लेकिन कहीं पे भी TPO एंटीबॉडीज ये टेस्ट नहीं कराया जाता था। उनके ना डॉक्टर्स उनको रेकमेंड ही नहीं करते थे क्योंकि वो हाशिमोटो की तरफ जाते ही नहीं थे। फिर हाशिमोटो में खासकर हमने उनकी जो डाइट होती थी वो एक बहुत स्पेशल तरीके से डिज़ाइन होती है, और हाशिमोटो जब ठीक होने लगा तब हमें समझ में आया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का जो इलाज है वो मॉडर्न मेडिकल साइंस में ना होकर सच में नेचुरोपैथ और आपके न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल में है। जी। और मैंने ये देखा है कि एक डाइट सब पे काम नहीं करती है। मतलब ईच एनाटॉमी इज डिफरेंट और सबका डाइट डिफरेंट है, जैसे वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये मैंने देखा। आप YouTube पे जाओ, आपको YouTube पे हजारों वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, और वो इतना मतलब क्या जनरलाइज करके दिखाया होता है उनमें कि अगर आप मोटे हैं तो आप 10 दिन में वेट कम कर दो, आप 10 दिनों में आप 10 kg कम करिए, 15 दिनों में आप 20 किलो कम करिए, और ये रामबाण उपाय और XYZ कई तरह के वीडियोस होते हैं। बिल्कुल। तो क्या वो ठीक है, वो सही है? That is just a shortcut जो कि लॉन्ग टर्म में, जैसे कई बार हमने देखा है हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमने वेट लॉस डाइट की थी उस डाइटिशियन के साथ, तो देखिए हम तो हमारा चेहरा, हमारा मसल ही खत्म हो गया है, दे स्टार्ट लुकिंग वेरी ओल्ड। तो पता लगता है कि डाइटिशियंस जैसे इंडिया में खासकर आई हैव सीन कि जैसे वो ना बहुत उनको फैट डाइट्स करवाती हैं जिसमें वो उनका वाटर लॉस होता है पहले, तो दैट गिव्स द इल्यूजन ऑफ वेट लॉस, फैट लॉस, तो उसमें मसल बहुत सैग कर जाता है। हेल्दी वेट लॉस हम लोग तो ये मानते हैं कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया है जो ओबीज है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोटा है क्यों। उसका हम सबसे पहले पूरा एक रीजन पता लगाते हैं कि ये मोटा क्यों है। उसके बाद पता लगने पे हम एक ऐसी डाइट डिवाइस करते हैं जिसमें उसका माइक्रो न्यूट्रिशन पूरा उसको, मतलब कोई न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज ना हो और साइड इफेक्ट उसका फैट लॉस हो। हाँ, तो वो एक साइड इफेक्ट की तरह आता है जो आपको चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि वेट लूज करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बीमार हो जाओ। बिल्कुल। यस। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स आप सुबह से शाम तक आपको कई तरह के पेशेंट मिलते होंगे। जब आप किसी को गाइड करते हैं या एडवाइस करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करना है, तो उसके लिए इनिशियल क्या रिक्वायरमेंट होती है? फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर, जैसे मुझे किसी डॉक्टर ने अगर रेकमेंड किया है कि जो आपको वेट लॉस करना है, आपको वेट गेन करना है जी, तो तभी मैं आपके पास आऊंगा और मिलूंगा, या अगर डेली लाइफ में अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आई कैन कम एंड कंसल्ट विद यू और आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? बिल्कुल। अगर मैं एक सिंपल केस की बात करूं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो काफ़ी लोग मतलब सालों से अपने मेटफॉर्मिन पे हैं या फिर इंसुलिन पे हैं, और जब भी वो हमारे पास आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आप मानेंगे नहीं, मैंने 10-15 सालों से आम नहीं खाया है, मैंने फ्रूट्स नहीं खाए हैं, डॉक्टर्स ने हमारे सारे फ्रूट्स बंद करवा दिए हैं, आई फील रियली पिटी दैट हाउ कैन इट बी। आप खुद सोचिए कि आप इतने सालों से जो नहीं खा रहे हैं, एलिमिनेशन डाइट पे अगर आप हैं, क्या आप ठीक हो गए हैं? नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले जब भी पेशेंट हमें कंसल्ट करता है, हम उनके सारे पहले ब्लड वर्क हम पूरा करवाते हैं, पूरा टेस्ट करवाते हैं, फिर उनकी रिपोर्ट्स को देखते हैं और उसके बाद उनकी पूरी डिटेल ली जाती है। इवन आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से भी हम सारी डिटेल लेते हैं। और उन सब कुछ उनको हम खाने को देते हैं। एक डायबिटिक को हम मैंगोज भी देते हैं, बनानास भी देते हैं, ग्रेप्स भी देते हैं, और उसके बाद उनकी डायबिटीज से उन्हें छुटकारा भी दिलाते हैं। तो ये तो किसी पेशेंट के लिए रहा होगा।
एक आम आदमी, एक आम जिंदगी, सबसे पहले अगर मैं एक बात करूं, कोई एक आदमी है, उसकी जिंदगी ठीक चल रही है, वो सुबह जाता है ऑफिस, ब्रेकफास्ट करता है, दोपहर में लंच करता है, रात को डिनर करता है, आता है, सेहत भी ठीक है उसकी जी। उसको भी क्या एक प्रॉपर एक डाइट प्लान की जरूरत है? एक्चुअली आई वुड से कि हाँ, आजकल के दौर में है, क्योंकि अगर आप एक नेचुरल लाइफस्टाइल की बात की जाए तो we humans are not designed to sit for continuously 10 to 12 hours under artificial lights. अच्छा. Using artificial gadgets and to be surrounded with radiation. अच्छा. We human beings are not designed to eat food laced with pesticides. We humans are not designed that way. होता क्या है कि अगर आप कंपैरिजन करो आज से 25 साल या 30 साल पहले की लाइफ का या आज, इवन अपने आप ग्रैंड पेरेंट्स को देखिए, उन्होंने जो डाइट ली है वो हमें नहीं मिली। इवन जो हमारा, क्यों आजकल कहते हैं ग्लूटेन बंद कर दो, वही तो वो खा रहे थे, मिलेट्स भी खाते थे, ग्लूटेन भी खाते थे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि हुआ यूं कि जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा जो व्हीट है वो भी हाइब्रिड हो गया। पहले क्यों कोई नहीं कहता था कि दूध मत पियो, इट्स अनहेल्दी। अभी आजकल क्यों कहते हैं दूध, सबसे पहले हम लोग डेयरी छुड़ाते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि जो काऊ या बफेलो है उसको कितने इंजेक्शंस देके, हार्मोनल इंजेक्शंस देके कितना दूध निकाला जा रहा है। जबकि पहले काउज वर वर्शिप्ड, दे वर मतलब दे वर ट्रीटेड लाइक अ फैमिली मेंबर, तो वो एक माँ मानी जाती थी। तो जब आप उसका दूध पीते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब सब कुछ कमर्शियलाइज हो चुका है। राइट। हम ह्यूमन बींग्स, अभी कितने सारे लोगों को अगर आप पूछे, कितने लोग सूर्य देखते हैं, कितने लोग सनराइज देखते हैं, कितने लोग सनसेट देखते हैं। वी आर डिजाइन्ड टू लिव इन दैट मैनर, दैट नेचुरल एंड लाइफस्टाइल। तो आजकल तो सारा दिन आप उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल देखेंगे, सन तो कोई देखेगा नहीं, मोबाइल देखेंगे, लाइट्स ऑन करेंगे, लैपटॉप के सामने बैठ जाएंगे, काम करेंगे और बैठे बैठे वही खाना खा लेंगे। यू जस्ट कीप ऑन सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक कम से कम एक आपके पास रिटन एक डाइट चार्ट प्लान हो कि आपको कम से कम आप डाइट अच्छी ले सकें, आप बच सकें उन बीमारियों से जो बहुत कॉमन है। आजकल लोग सोचते हैं कि अरे हाई ब्लड प्रेशर तो बहुत कॉमन है, एक गोली खा लो बस। हाँ, मतलब डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया। बिल्कुल। और वो सोचते हैं कोई बात नहीं, अब वो ये नहीं जानते कि एक हाई ब्लड प्रेशर आपको अचानक से किडनी फेलियर दे सकता है, अचानक से ब्रेन हैमरेज दे सकता है। इतनी बीमारियां, डायबिटीज तो दूर है ही नहीं जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो मतलब इफ यू वांट टू लिव इन दिस मैनर, अगर आपको भगवान ने एक इतना इम्पोर्टेंट एक गिफ्ट दिया है, आपका बॉडी जो सबसे अच्छी इंजीनियरिंग है, आप उसे तो संभालिए पहले, फिर दूसरी चीजों की इंजीनियरिंग कीजिए। कहते हैं शरीर मंदिर है, साफ रखो, इसकी पूजा करो। बिल्कुल। अब जैसे कुछ लोग मैं देखती हूँ कि जस्ट शॉप में जाएंगे, पैकेट्स उठाएंगे, दे जस्ट स्टार्ट मंचिंग। अब मैं बचपन से क्या देखती थी कि अगर मैंने ये पैकेट उठाया है, इसमें क्या है, मैं इंग्रेडिएंट्स बचपन से पढ़ती आई हूँ। तो मैं ये देखती थी, अच्छा इसमें, मैं ये नहीं देखती थी कि चिप्स है, मैं देखती थी अच्छा इसमें मैदा है, इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, इसमें तेल है। तो अगर मैं फ्रूटी उठा रही हूँ या कुछ, मतलब नाम नहीं लूँगी, कोई भी जूस उठा रही हूँ बाहर का, तो मैं ये देखती थी ये कलर, चीनी और पानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर आप अपने घर में एक नेचुरल फ्रूट जूस को एक्सट्रैक्ट करके रखते हैं, आपको एकदम से पीना पड़ता है। वही चीज आप अगर इतना शेल्फ लाइफ बढ़ा के वो दुकान में रखा हुआ है, सोचो उसमें क्या डाला है उसको प्रिजर्व रखने के लिए, आपकी बॉडी में जाके वो क्या करेगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोगों को बता दूं, मैं जब मैंने डॉक्टर सारिका जी से बात की शुरुआत में आके, तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके घर में प्रोसेस्ड फूड या पैकेट वाला फूड आता ही नहीं है। इनकी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं, अगर उनको भी कुछ खाने का दिल करता है, चाहे वो चॉकलेट ही क्यों ना हो, तो ये खुद बनाते हैं, हर चीज़ खुद बनाते हैं। जब हम किसी डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ खाना होता है, ठीक है।
ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मांगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगता है, कुछ ना कुछ बनाना है। जैसे हमारे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि व्हेन यू कुक समथिंग, तो आपको बनाने के 40 मिनट के अंदर उसको कंज्यूम करना है, खा लेना है। तो अगर जिस घर में छोटा बच्चा हो जो खाने की डिमांड बहुत करेगा, तो बहुत टाइम नहीं चाहिए आपको इतनी चीजें बनाने के लिए, तो वो इतनी फास्ट पेस लाइफ में मुश्किल नहीं हो जाएगा ये? नहीं, अगर आपको कुछ प्रोसेस करके बनाना है उसमें टाइम चाहिए। अच्छा। अगर आपको नेचुरल फॉर्म में कुछ खाना है तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और सर्केडियन रिदम की यहाँ पर बात हो रही है। होता क्या है कि आयुर्वेदा की आपने बात की तो मैं बताती हूँ कि जैसे ही सन राइज होता है हमारी डाइजेस्टिव पावर जो है वो इंक्रीज होने लगती है। ठीक है। और उस टाइम पर क्यों बोला जाता है कि आपको ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग क्यों बोला जाता है? जी। क्योंकि उस टाइम पे आपकी इतनी रोबस्ट पावर है डाइजेस्टिव सिस्टम की, आप उस टाइम पे हैवी खाना अफोर्ड कर सकते हैं। आप खाइए उस टाइम पे हैवी खाना खाइए, फुल ऑफ फैट यू कैन हैव, ओके, गुड फैट्स आई वुड से। उसके बाद आपका लंच टाइम आता है, फिर डिनर टाइम तक आते आते सन सेट होते होते आपको अपना खाना बंद करना चाहिए। उस टाइम पे डाइजेस्टिव पावर सबसे ज्यादा वीक होती है। ठीक है। रात को बस अलाउड है कि आप दूध ले सकते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, क्योंकि दूध में क्या है, ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है जो कि दैट विल हेल्प यू टू इंड्यूस स्लीप बिकॉज इट लीड्स टू द सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन बाय योर पाइनियल ग्लैंड। जी, बिकॉज दीज हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको अच्छे से सुलाते हैं, गहरी नींद आती है। ठीक है। तो इसीलिए इसको सर्केडियन रिदम अगर आप फॉलो करते हैं और अपने बच्चों को आप शुरू से एक हैबिट रखते हैं कि वो सर्केडियन रिदम फॉलो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर इन द सिंक विद द नेचर, और वो कम बीमार पड़ेंगे और बड़े होके उनको कोई बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मेरे पास कई क्वेश्चंस हैं। तो अब जैसे कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, पानी का कितना महत्व है, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, गर्मी आने वाली है, गर्मियों में हम एसी यूज करेंगे, एसी के अंदर हमें गर्मी नहीं लगती जी, और हम पानी भी नहीं पीते हैं। बिल्कुल। तो वो क्या हेल्दी है? वो हमारा बॉडी मैनेज कर लेगा? अगर हम एसी में हैं और प्यास नहीं लग रही है तो पानी नहीं पी रहे हैं, तो will body manage that? Is it right thing to do? No, actually यही मैंने आपको शुरू से बताया कि we human beings are already leading a very synthetic life. अगर आप एसी में बैठे हैं तो आप पानी क्यों पिएंगे? आपने नेचर के हिसाब से अपना क्लाइमेट ही चेंज कर दिया। आप थोड़ी देर के लिए किसी और क्लाइमेट में है, फिर आप किसी और क्लाइमेट में है, तो आपको पानी पीने की जो इच्छा ही नहीं होगी तो आपकी बॉडी डिटॉक्स भी नहीं होगी। आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहे हैं, लेकिन बॉडी आपको सिग्नल नहीं देगी कि मुझे पानी चाहिए। अच्छा, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, लेकिन आपको सिग्नल नहीं देगी वो कि उसको पानी चाहिए, बिकॉज आपने उसके सारे सेंसेस को बंद कर दिया है। आप उसको गर्मी का एहसास नहीं होने दे रहे हैं, आप पसीना नहीं आने दे रहे हैं, आप पूरा आर्टिफिशियल लाइफ लीड कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर समझना चाहें आपसे कि डाइट को लेके कुछ एक खाने को लेके कुछ मिथ भी है। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर किसी को स्टोन है, किडनी स्टोन है, तो बोलते हैं कि इसको बियर पिलाओ तो इसकी स्टोन ठीक हो जाएगी, या कहते हैं अगर इसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो एक ग्लास वाइन अगर आप लोगे रोज का तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या ये बातें सच्ची हैं? एक्चुअली क्या है, ये मिथ्स क्यों बने? बिकॉज क्या है कि इंसान ने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ चीजों को, मिथ्स को रियलिटी दिखाने की कोशिश की। अब होता क्या, जैसे मान लीजिए बियर है, ठीक है, बियर इज अ ड्यूरेटिक। ड्यूरेटिक वो होता है जो पूरा पानी खींच के तेजी से यूरिन में निकालता है, ठीक है। तो ड्यूरेटिक की जगह अगर आप पानी खूब पी लेंगे तो वही एक्शन हो जाएगा। छोटे छोटे 5 mm से छोटे स्टोन तो तब भी निकल जाएंगे अगर आप पानी की मात्रा बहुत बढ़ा देते हैं टू फ्लश आउट फ्यू छोटे छोटे स्टोन्स फ्रॉम योर किडनी। ओके। और रही बात वाइन पीजिए, हार्ट हेल्दी होगा, वो इसलिए बोला जाता है बिकॉज रेस्वेराट्रोल की वजह, बिकॉज एक जो कंपोनेंट होता है वाइन में रेस्वेराट्रोल, दैट इज वेरी हेल्दी। लेकिन अब वाइन में वो उतनी क्वांटिटी रेस्वेराट्रोल की आपको इनटेक करने के लिए आपको कम से कम 6-7 बॉटल्स वाइन के पीने पड़ेंगे, तब आपको वो फायदा मिलेगा जो आपके हार्ट को बेनिफिट कर सके।
लोग सुन के खुश तो हो जाएंगे पर उनको समझ में नहीं आएगा 8-10 बोतल वाइन पिए कैसे। रेजोरेटॉल अगर आपको चाहिए तो हमारे ग्रेप्स में है, हमारे इवन पीनट्स जो होते हैं, लोग क्या करते हैं उसका ऊपर का छिलका लाल वाला जो है उसको उतार के खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, उसमें उस छिलके में रेजोरेटॉल है, उसे खाना बहुत जरूरी है। वाह जी, वाह, वेरी नाइस। कुछ एक बातें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को लेके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने बोला ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है ना। तो जब ब्रेकफास्ट हम करते हैं तो ब्रेकफास्ट में कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए? जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था, इस दिन की शुरुआत करते हुए तो सबसे पहले आपको उठते ही 1 गिलास पानी पीना चाहिए, चाहे गुनगुना पी लीजिए चाहे प्लेन वाटर पीजिए, पर 1 गिलास पानी से शुरुआत करनी चाहिए। वो ऐसे इसलिए करनी चाहिए बिकॉज व्हेन वी आर स्लीपिंग हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चलता है, और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चलने की वजह से हमारी बॉडी का जो वाटर होता है रिजर्व, वो डिप्लीट होता है, और जब हम सुबह उठते हैं तो हम बहुत डिहाइड्रेटेड होते हैं, और ग्लास ऑफ वाटर हेल्प्स टू एक्टिवेट अवर सिस्टम। यस ऑफ कोर्स। तो जो मील लेना है, मुझे पहला ब्रेकफास्ट खाना है दिन का जी, तो वो मुझे क्या लेना है? मुझे कार्ब लेना है, मुझे फैट लेना है, मुझे प्रोटीन लेना है, मुझे लिक्विड लेना है, विटामिन लेना है, वो क्या चीज़ होनी चाहिए? और इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। जी, तो हम तो ये मानते हैं कि जब भी कोई मील लेता है तो एक मोनो डाइट नहीं होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ही उठे, अब अगर मैं हैवी ब्रेकफास्ट की जब भी बात करती हूँ तो लोग सोचने लगते हैं कि परांठा रोके, परांठा रोके, दिस इज हैवी ब्रेकफास्ट। सो ओके, सबकी डाइट बहुत डिफरेंट होती है, परांठाज आर ऑल्सो ओके फॉर फ्यू पीपल, नो डाउट अबाउट इट, बट आइडली अगर मैं बात करूँ जो सबके लिए चल जाएगा एक यूनिवर्सली, तो स्टार्ट योर डे विद जो कि नेचर में वैसे पैकेज्ड आ रहा है। सबसे पहले पेड़ों पे जो उगता है उससे शुरुआत कीजिए, ठीक है? वो क्या है? फ्रूट्स। आपको जी, आपने फ्रूट्स ले लिए, फ्रूट्स से आपको पॉलीफिनॉल्स भी मिल रहे हैं, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं। देन कंबाइन इट विद गुड फैट्स विच आर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। उसमें आपको साथ में अगर आप नट्स ले लेंगे तो दैट वुड कंप्लीट योर मील। ओके, यस, ओके, दैट इज योर कंप्लीट ब्रेकफास्ट। ओके, यस, परफेक्ट। तो जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके बाद हमें कोई गैप रखना है अगली मील लेने के लिए? ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। अब सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। अब हमारे पास जितने भी पेशेंट्स हैं सबके प्लान्स अलग बनते हैं। किसी को हम 2.5 घंटे बाद खिला रहे हैं, किसी को हम 4 घंटे बाद खिला रहे हैं, किसी को 6 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्टिविटी, देयर स्टेज ऑफ लाइफ। अगर वो बच्चा है तो वो बार बार खाएगा, उसे चाहिए ग्रोथ के लिए, और अगर वो 40s मिड 40s में है तो उसे हम एक प्रॉपर गैप देते हैं, कंसिडरिंग कि वो किस प्रोफेशन में है और उसके लिए क्या अच्छा है और उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है। करेक्ट। तो जैसे विद द एज हमारी डाइट चेंज होती है, और क्या विद द एज हमारा खाने की क्वांटिटी भी कम होती जाती है? ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए? विद एज डाइट जरूर चेंज होती है, और आपका डिपेंड करता है कि अगर आप पहले जॉब कर रहे थे, अब आप रिटायर्ड हैं, तो आपकी डाइट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, क्योंकि बुजुर्गों में कुछ चीजें फिर से बच्चों जैसी हो जाती हैं। यू नो, आपको उनकी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे उनके उनको प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए जी, फिर उनको कैल्शियम बहुत चाहिए जी जी। तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी हमें फ्रूट्स की बात कर रहे थे, उसमें शुगर होती है, कोई डायबिटिक है तो भी फ्रूट शुगर तो शुगर ही है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नो नो नो, नॉट ऑल शुगर्स आर इक्वल। एक सिंपल टेबल शुगर और जो कॉन्सेंट्रेटेड है, चाहे वो जैगरी है चाहे वो हनी है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द fruit. Fruit is packaged with lots of fiber, polyphenols. See, sugar is required for our brain to function. मैं कईयों को जानता हूँ जिनको शुगर है, दे आर डायबिटिक, पर वो अगर डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वो कहते हैं कि आपको फ्रूट्स भी तोल मोल के ही खाना है, आपको एक्सेस में बिल्कुल ही नहीं खाने हैं, क्योंकि उसकी शुगर का भी इम्पैक्ट आपकी डायबिटीज पे हो सकता है, ऐसा कहते हैं। फ्रूट्स को लेके भी कई डॉक्टर्स मेरी बात हुई है। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ मिथ, क्योंकि हम लोग जब डायबिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मतलब सिर्फ फ्रूट्स ही खाकर अपनी डायबिटीज ठीक कर चुके हैं।
सिर्फ फ्रूट्स। Even I have a friend who is IITian and I am तो उनको डायबिटीज हो गई थी और वो पिछले 20 सालों से अपनी डायबिटीज की गोली पे थे, मेटफॉर्मिन पे। तो ही वाज जस्ट फेड अप ऑफ हिज दिस लाइफस्टाइल कि ये क्या है, मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूँ और उसके बाद भी डायबिटीज तो ठीक हो नहीं रही है, क्या करूँ मैं। तो मैंने उनको बोला आप फ्रूट्स ही खाइए, सिर्फ फ्रूट्स खाइए, जितने मर्जी फ्रूट्स खाइए। एंड टुडे ही हैज लॉस्ट हिज एक्सेस फैट and he is off his all the medications and he was so much influenced कि उन्होंने अपनी आईटी की जॉब भी छोड़ दी और वो बस ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही लग गए। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी शानदार बात बोली। ये मिथ है। इवन गन्ने का जूस पिलाते हैं हम डायबिटिक्स को। डॉक्टर तो साफ मना करता है गन्ने का जूस पीना ही नहीं है। I would not go say anything against them, but they hardly have any knowledge about nutrition science क्योंकि concepts clear होने बहुत जरूरी है। अच्छा जी भाई, ये मुझे नहीं मालूम था। मुझे तो लगता था कि अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो आपको गन्ने का जूस तो छूना ही नहीं है, देखना भी नहीं। प्रोसेस्ड फूड नहीं छूना है, लेकिन जो नेचर से आ रहा है डायरेक्टली वो आप खाइए। तो मेरी डैड कहते हैं कि गुड़ खा सकता हूँ मैं, उनको डायबिटीज। गुड़ नहीं खा सकते। डायबिटीज, गुड़ इज अ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर, इट लैक्स फाइबर, इट लैक्स पॉलीफेनॉल्स। गन्ने का जूस चलेगा, गुड़ नहीं चलेगा। गन्ने का जूस हम लोग इस तरीके से नहीं देते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, डायबिटिक पेशेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो हाइपोग्लाइसेमिक भी हो जाते हैं पूरे दिन में, ठीक है। और मतलब वो डिपेंड करता है, जब हम उनका डिवाइस करते हैं डाइट, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उनको फाइबर पूरा जाए। तो फ्रूट इज द बेस्ट सोर्स थी। हमारा जो ब्रेन है उसको फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, कार्ब्स ही चाहिए। तो कार्ब्स का मतलब ये नहीं है कि आप आटा गूंद के रोटियां खिला रहे हैं उन्हें ना, तो वो कार्ब्स अगर फ्रूट से आ रहा है with fiber, with polyphenols, with micronutrients, so that is the super food for any patient. वाह, हम डायबिटीज की बात कर ही रहे हैं, तो क्या ये ट्रू है सारिका जी कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको आटा, रोटी या चावल ये चीजें कम खानी है? बिल्कुल कम खानी चाहिए। ओके, बिल्कुल कम। ये करेक्ट है मतलब। इवन आप मानेंगे नहीं, कई बार क्या होता है कि अगर मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करूं जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जहां पर आपका इम्यून सिस्टम आपके खुद के ऑर्गन्स पे अटैक कर रहा है। अब एक बहुत ही सिंपल, अगर मैं छोटे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात करूं तो जैसे ही मौसम बदलता है कुछ लोगों को स्नीजिंग होने लगती है जी, और सुबह उठते ही वो लोग बहुत छींके मारते हैं, ठीक है, गले में खराश और वो सब। तो दिस इज दी सिंपलेस्ट फॉर्म की आपको क्यों एलर्जी हो रही है, ठीक है। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो ये बहुत छोटा सा हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, ल्यूपस की या फिर एमएस की, ये सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जहां पर जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपका खुद का इम्यून सिस्टम जब आपके जॉइंट पे अटैक कर रहा है तो मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या करेगी, वो आपको इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे डाल देगी। अच्छा, इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या करेंगे, वो बोलेंगे आपके इम्यून सिस्टम कि तुम चुपचाप सप्रेस होके बैठ जाओ, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है। तो वो तो आपको बॉडी को भी नुकसान करेगा। बिल्कुल। अब वो इम्यूनोसप्रेसेंट जब ले रहे हैं तो अब उनको कोई इन्फेक्शन भी हो रहा है तो इम्यून सिस्टम को तो डोरमेंट कर दिया गया है इम्यूनोसप्रेसेंट से। अब कई पेशेंट्स में ये चीज काम नहीं करती है तो स्टीरॉइड्स पे डाल देते हैं, स्टीरॉइड्स भी काम नहीं करेंगे तो बायोलॉजिकल्स पे डाल देते हैं। अब ऐसे बहुत पेशेंट्स हमारे पास आए हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के इस बार बहुत पेशेंट्स आए हैं। ये भी एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके कॉलन की लाइनिंग को बार बार अटैक कर रहा है, वहाँ अल्सर्स हो रहे हैं, पेशेंट म्यूकस और ब्लड पास कर रहा है थ्रू स्टूल, और पेशेंट का वेट इतना लूज हो चुका होता है, वो इम्यूनोसप्रेसेंट ले चुका है, वो स्टीरॉइड्स ले चुका है, डॉक्टर्स आर टेलिंग कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब वो हार चुके हैं जिंदगी से, ऐसे पेशेंट्स ठीक हुए हैं। आप उम्मीद की किरण दिखा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे हो, आपके साथ कुछ भी हो रहा है हेल्थ वाइज, आप अच्छा डाइट प्लान फॉलो करके आप अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल, हेल्दी और नॉर्मल बना सकते हो। इज दैट करेक्ट? यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि आपने अपना बहुत डैमेज कर दिया है और फिर आप हमारे पास आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपको ऑस्टियोपीनिया है, आप अगर तब आ जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी टूटने के बाद आ रहे हैं, तो बहुत टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको कब एनलाइटनमेंट हो रही है और आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि कुछ लोग एंटीबायोटिक्स इतनी ज्यादा लेके अपना इतना डैमेज करके हमारे पास आते हैं, कुछ लोग इतने सालों से एंटासिड्स पीपीआई लेके हमारे पास आते हैं कि इट बिकम्स वेरी लेंथी प्रोसेस टू ब्रिंग देम टू अ हेल्थफुल स्टेट, जहाँ पे वो अपना पेशेंस भी खोने लगते हैं, बट अल्टीमेटली वी गेट रिजल्ट्स। तो ये अगर आपसे बात करूं कि अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, प्लान्ड और बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो क्या मैं हर चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ? अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकता हूँ, अपना शुगर कंट्रोल कर सकता हूँ, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी अगर मुझे हो रही है, हो सकती है, वो बचा सकता हूँ? देखिए, भरोसा किसी चीज़ का नहीं है, बॉडी है, इट्स अ काइंड ऑफ मशीन जो कभी भी कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, पर हमारे चांसेस हेल्दी रहने के बढ़ जाते हैं अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं। आई वुड से होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ न्यूट्रिशन पे ही जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इज 60%, ओके, उसके बाद आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल करने हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया अपनी बॉडी में, दैट विल अफेक्ट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अच्छा, बिकॉज देयर इज गट ब्रेन एक्सिस, ठीक है, योर गट इज योर सेकंड ब्रेन। अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में, आपकी जॉब ऐसी है कि आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपके ऐसे हार्मोन्स ही रिलीज नहीं होंगे कि उस न्यूट्रिशन को भी वो एब्जॉर्ब कर पाए बॉडी में, जो आपको फायदा देने वाला था। सो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। यस, आप अगर अच्छा खा रहे हो जी, लेकिन अगर आप मेंटली आप स्ट्रेस्ड हो जी, तो भी हो सकता है कि आपको कोई बीमारी लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। नींद पूरी होना बहुत जरूरी है, आपका नेचर के साथ सिंक में रहना जरूरी है, आपको एक्सरसाइज करने जरूरी है, और मूवमेंट में रहना बहुत जरूरी है। मूवमेंट में रहना बहुत जी, जी। तो हम लोग जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, आईटी, स्पेशली आईटी फील्ड से रिलेटेड, जो दिन भर कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, मैं सुबह अगर ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा तो फिर मुझे लंच के लिए, अगर मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो मुझे 2 बजे लंच का टाइम मिलेगा, और उसके बाद फिर मैं शाम को घर आऊंगा 6 बजे, 7-8 बजे डिनर करूंगा। तो इसमें तो बैलेंस कहीं नहीं दिखता ना, बैलेंस कहीं नहीं बन पाता। तो ये मुश्किल एक हमारे साथ प्रोफेशनल आदमी कैसे इसको मैनेज करेगा? जिनका भी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है, हम उनको एक सलाह जरूर देते हैं कि अगर आपने अपने दिन की शुरुआत अच्छी की, अगर आपने शुरू में अपने आप को 1.5 से 2 घंटे दे दिए, then rest of the day is set। अच्छा जी, वेरी नाइस। मतलब शुरुआती 2-3 घंटे में अगर आपने अपने आप को ढंग से मैनेज किया, तो उसमें क्या कर सकते हैं अगर आप क्विकली इफ यू कैन एडवाइस? देखिए, मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा जो लगता है, अपने पेशेंट्स में भी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, कि हम उनको सनराइज से पहले उठने की सलाह देते हैं। अच्छा। ठीक है, और जब तक सनराइज हो रहा है, सनराइज को 5 मिनट तक देखिए। ठीक है, आप मानेंगे नहीं, सनराइज को देखने का इतना फायदा होता है कि जब हमारी आंख की पुतली पे वो सूर्य की लाल रंग की किरणें सुबह की पड़ती हैं, तो हमारे ब्रेन में जो ग्लैंड्स हैं, उसमें जो हार्मोन सिक्रीशन होता है, जब वो रिसेप्टर्स आपके ऐसे एक्टिवेट होते हैं कि अगर आप सनराइज देखते हैं, आप देखिए, आपको रात पता भी नहीं लगेगा, आप बिस्तर पे लेटते कैसे सो जाते हैं। इट इज सो हेल्दी। ठीक है, देन यू कैन डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मॉर्निंग वॉक। मतलब सूर्य की रोशनी आपके बेयर स्किन पे पड़नी बहुत जरूरी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात बताई आपने। हम नॉर्मली मैंने देखा है कि पूरा शरीर पतला है, पेट बाहर निकला हुआ है। जी जी जी। ये क्या कारण हो सकता है? इसको विसरल फैट कहते हैं। विसरल फैट। हाँ, और ये आप मानेंगे नहीं, इसका ब्रेन के साथ बहुत कनेक्शन है। बिकॉज इट इज हॉर्मोन्स। बिकॉज होता क्या है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे, मतलब वो फैट की एक लेयर आती जाती है। ठीक है, दैट इज टू विद दिस आर ऑल योर हॉर्मोन्स। जैसे मेनोपॉज तक पहुंचते विमेन का ये वाला एरिया जो है वो काफी ज्यादा बल्की हो जाता है, और विड्थ बढ़ती है हिप्स की भी। ये सब हार्मोनल है। ओके, तो ये भी अच्छी डाइट प्लान करके मैनेज किया जाता है? बिल्कुल, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बहुत टाइम से रही हो तो ऐसा होता है। ओके, तो मेल भी अपना स्टमक, अपना पेट कंट्रोल कर सकते हैं अच्छा डाइट करके? बल्कि मेल्स बहुत आते हैं जो इसी एरिया की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, तो उनमें बहुत टाइम से इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही होती है बॉडी में, जिसे वो बहुत अच्छी टाइम पे एड्रेस कर लेते हैं। बिकॉज दिस इज द सिम्टम, डिजीज डेवलप होने से पहले का सिम्टम है। जी, ओह वाओ, क्या बात है। तो सारिका जी, वैसे तो मेरा दिल नहीं कर रहा है कॉन्वर्सेशन खत्म करूं,
पर जाते जाते अगर आप कुछ टिप्स दे सकें मेरी ऑडियंस को, दर्शकों को कुछ बता सकें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाएं, जी तो दैट वुड बी ग्रेट। जी ज़रूर। अपने आप से क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ खाने का डिसाइड कर रहे हैं तो अपने आप को पूछिए कि मैं इनके इंग्रेडिएंट्स को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, क्या है ये चीज़ जो मैं खा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जलेबी खाने का मन कर रहा है, ठीक है। अब आप जलेबी को देखिए और पूछिए कि ये ऑरेंज कैसे हुई, इसमें कलर है, इसमें कलर है, ओके, ये इसमें तेल है, कलर है, चाशनी है, तो ये मुझे अंदर क्या देगा। ये सिर्फ मेरे टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड लेट मी टेल यू तरुण, जो क्रेविंग्स होती है ना, दे आर अ साइन ऑफ डेफिशिएंसी एंड वीकनेस। एक हेल्दी इंसान को क्रेविंग्स भी नहीं होती है। अ हेल्दी पर्सन विल क्रेव फॉर नेचुरल फूड, वही उसकी क्रेविंग्स को पूरा सैशिएटी लेवल तक ले आता है। मतलब आप कह रहे हो जो आदमी हेल्दी है उसको क्रेविंग नहीं होगी? नो। वाओ, इट्स अ लर्निंग फॉर मी, एब्सोल्युटली मजा आ गया सुन के। तो कुछ और हल्के फुल्के टिप्स वगैरह बता सकें आपकी, तो अपने आप को, अपनी डेली लाइफ को अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप कंटिन्यू करना है तो बेसिक चीजें हम क्या कर सकते हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ही दुख होता है, ये मतलब मैं जानती हूँ कि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को टिफिन में क्या देते हैं, कि मैं देखती हूँ कि मतलब मुझे पता लगता है कि बस ब्रेड के ऊपर जैम लगाकर बच्चे ला रहे हैं या मैगी ला रहे हैं, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ला रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्हें कैंटीन के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो बच्चे उससे हर रोज जूस, चिप्स, व्हाटएवर यू नो, और फिर उनके स्कूल में डेंटिस्ट विजिट करता है तो दांत सब खराब है, पेट दर्द हो रहा है, बच्चे के सिर दर्द हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हार्ट पेशेंट्स बन रहे हैं सीरियसली। तो एज अ पेरेंट आपने अपना जितना डैमेज कर लिया कोई बात नहीं, आप अभी भी सुधर जाइए। अपने बच्चे पर तरस खाइए और उसे शुरू से ही ऐसे टेस्ट बर्ड्स उसके डेवलप कीजिए कि आपके बच्चे को जब भूख लगे, देन दैट चाइल्ड शुड रीच फॉर अ फ्रूट, फॉर अ कुकुम्बर, फॉर कैरेट्स, हाँ, फॉर ब्रोकली, यू नो। ये नहीं कि भाई मम्मा मुझे भूख लगी है, लाओ पैसे दो, बाहर पैकेट खरीद के खा रहे हैं, ये सब आप बंद करवाइए बच्चों का। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ये आप पर है कि आपने उस ब्लैंक स्लेट पे क्या लिखना है। तो वो आप अपने बच्चे को एक गिफ्ट देंगे पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि जो बच्चे मैंने देखा है पूरी लाइफ यू नो बचपन से बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत चब्बी अगर हो तो, लेकिन वो एक चाइल्डहुड ओबेसिटी है। अगर बच्चा बचपन से ही मोटा है, वो पूरी लाइफ स्ट्रगल करेगा सिर्फ वेट लूज करने के लिए। यू नो होता क्या है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप डिसाइड कर देते हैं फर्स्ट 5 इयर्स में कि कितने फैट सेल्स बनने हैं उसके बाद वो फैट सेल्स कभी खत्म नहीं होते बॉडी से, यू कैन ओनली श्रिंक देम, दैट्स इट। इसीलिए आप कई बार पतले होते हैं तो जस्ट आप श्रिंक कर पाते हैं उन्हें। तो आप अपने बच्चे को ये गिफ्ट दीजिए कि उसे हमेशा हेल्दी रखिए, उसे अच्छी हैबिट्स डालिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, दिस इज अ ब्यूटीफुल मैसेज। आई एम श्योर आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ ऐसे ही नहीं कहा जाता है। माय क्लिनिक का नाम भी हेल्थ इज वेल्थ है। अच्छा, विद योर परमिशन मैं आपका नंबर डाल दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर पीपल वुड लाइक टू रीच आउट टू यू। यस यू कैन पुट, माय वेबसाइट इज आल्सो देयर। ओके, मैं वो भी डाल दूंगा लिंक। आई होप आपको सारिका जी की बातें सुन के अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन टाइम की कमी है, तो इसलिए मुझे ये कॉन्वर्सेशन रोकनी पड़ेगी, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि फ्यूचर में फिर आपसे मिलूं मैं। जी जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपसे, आपकी सेहत से रिलेटेड है, और जो भी इसको सुनेगा उसको एटलीस्ट अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, खुश कैसे रखना है और सेहतमंद रहने के फ़ायदे क्या हैं, इस कॉन्वर्सेशन में ज़रूर पता चलेगा। आपसे फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।